वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की टीचिंग एग्जाम्स में आने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 sin पाई अपॉन 8 sin 2 पाई अपॉन 8 sin 3 पाई अपॉन 8 sin 5 पाई अपॉन 8 sin 6 पाई अपॉन 8 sin 7 पाई अपॉन 8। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैसे करेंगे। हमको पता है कि देखो अगर a प्लस बी बराबर क्या होता है, अगर a प्लस बी बराबर क्या हो, पाई हो, ठीक है। यानी a और b का टोटल अगर दो कोण या एंगल है उनका टोटल कितना है, पाई या 180 डिग्री है। तो क्या हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया। a क्या हो गया, पाई माइनस बी, दोनों साइड क्या ले लिया, साइन। साइन a बराबर क्या हो गया, साइन पाई माइनस बी, ठीक है। तो यानी अगर दो कोण है, दो एंगल का टोटल साइन ए प्लस बी का टोटल कितना है, पाई है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन पाई माइनस बी। इतना समझ में आया। तो साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा। कैसे, साइन ए का साइन ए और साइन बी क्या हो गया, साइन पाई माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए। समझ में आया। तो साइन ए साइन बी किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए के। इधर देखो, अगर दो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो, ए और बी का मान, ए और बी का टोटल अगर पाई के बराबर है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन पाई माइनस बी। तो साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर बी। समझ में आया। यानी दो कोणों का टोटल अगर ए प्लस बी बराबर पाई है तो साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर पाई, तो साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी। इतना समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 किसके बराबर है, पाई के बराबर है, ठीक है। पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 किसके बराबर है, पाई के बराबर है। आगे देखो और किसका टोटल है, पाई के बराबर। दो पाई में कितना जोड़े कि 2 पाई अपॉन 8 और 6 पाई अपॉन 8, इनका टोटल किसके बराबर है, पाई के, ठीक है। 8 पाई अपॉन 8 कितना हो गया, पाई। समझ में आया। और ऐसे ही 3 पाई अपॉन 8 प्लस 7 पाई अपॉन 8 ये किसके बराबर है, पाई के, ठीक है। तो यानी जिन जिन का टोटल पाई, जिन जिन का ऐसे कोण जिनका टोटल पाई के बराबर है, तो वो साइन थीटा, साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। समझ में आया। देखो साइन पाई बाई 8 और साइन 7 पाई बाई 8, यहाँ पे पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का टोटल कितना है, पाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। तो साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 7 पाई बाई 8 किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8। इसकी ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ए प्लस बी का टोटल क्या है, पाई, तो साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर हो जाता है, साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर बी के बराबर। समझ में आया। तो यहाँ पे ए तो पाई बाई 8 हो गया, बी क्या हो गया, 7 पाई बाई 8। तो साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, पाई के। तो देखो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व, कैसे आएगा। 2 का तो क्या आ जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा, 2 है ना, 2 का 2 और साइन पाई बाई 8 और साइन 7 पाई बाई 8 इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। जिन जिन का टोटल पाई है उनको एक साथ लिख लो, साइन 2 पाई अपॉन 8 और साइन 6 पाई अपॉन 8, इन सबको एक साथ लिख लो। आगे आगे क्या है, साइन 3 पाई अपॉन 8 साइन 5 पाई अपॉन 8, इन सबको क्या कर दिया मैंने, एक साथ लिख दिया। समझ में आया। देखो साइन पाई अपॉन 8 साइन, इधर देखो साइन पाई अपॉन 8, इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया। 2 पाई बाई 8 को किसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया। 3 पाई बाई 8 को किसके साथ लिख दिया, 5 पाई बाई 8 के साथ। इतना समझ में आया। अब देखो क्या किया आगे, अब साइन ए इंटू साइन बी क्या हो गया, ए प्लस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 किसके बराबर है, इनका टोटल पाई के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 8, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और ये साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो इधर देखो 2 से 8 कट गया, कितना आ गया, पाई बाई 4, कितना आ गया, ये पाई बाई 4 हो गया। 2 पाई बाई 8 किसके बराबर हो गया, पाई बाई 4 के। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई,
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू तो क्या होती है 1/√2। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू इसका स्क्वायर या वर्ग, साइन स्क्वायर 3π/8। आगे यहाँ पे नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन π/8 साइन 3π/8, इस पूरे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों बच गए केवल। ठीक है, मैंने इसको या तो साइन स्क्वायर लिख दो या फिर वैसे लिख दो, एक ही बात है। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इधर भी 4 से गुणा कर दिया, इधर नीचे भी 4 से गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे 1/4 और 4 इधर, 2 साइन π/8 साइन 3π/8 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर π/8 आएगा, साइन 3π/8 का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 3π/8 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया है बाकी। अब देखो ये क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसके लिए पहले हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। कैसे चेंज करोगे, देखो साइन π/8 है। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करोगे, साइन यहाँ पे देखो साइन 3π/8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हमको ऐसे फॉर्म में बनाना है कि ये π/2 बन जाए। यहाँ पे हमको कॉस बनाने के लिए क्या चाहिए, π/2 चाहिए। तो ऊपर देखो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 4π - π ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, 4π - π लिख दिया। तो देखो 4π/8 की तो 4π/8 आ गया, तो इससे पाई 4 से 8 कट गया तो π/2 बन गया, π/2 बन जाएगा ना। इसलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया कि मुझे नीचे क्या बनाना है, 1/2 बनाना है। यानी π/2 बनाने के लिए मुझे इधर क्या चाहिए, यानी 8 के ऊपर मैं क्या लिखूँ कि मुझे 1/2 मिल जाए। इधर 4 से काटूँ, 4/8 आएगा, तभी तो 1/2 बनेगा इसका, 4/8 का। समझ में आया। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 4π - π कर दिया इसको। तो साइन ये क्या हो गया, साइन π/2 - π/8, अलग अलग तोड़ दिया। समझ में आया कैसे किया, इस तरीके से किया इसको। आगे अब देखो 1/4 साइन π/2 - π/8, साइन 3π/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/2 - π/8। तो ये कितना, 1/4 गुणा 2 साइन π/8 और साइन 3π/8 को मैंने क्या लिख दिया, साइन π/2 - π/8। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो 1/4 इंटू 2 साइन π/8, ये क्या हो गया, साइन 90 - थीटा, या साइन π/2 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, π/8, इसका होल स्क्वायर। आगे अब देखो ये क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। क्या होता है, साइन 2a। ठीक है, अब इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। 1/4 साइन π/4, इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 से 8 काट दिया तो 4 आ गया, तो साइन π/4 बच गया इधर, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे ओपन किया है, देखो 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, साइन 2a, यानी इसका डबल। तो यानी इसका डबल, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 2 से गुणा कर दिया, साइन 2a हो गया ये। समझ में आया। आगे देखो 1/4 साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1/4 इंटू 1/2, 1/8। अपना आंसर क्या आ गया, 1/8। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6 का थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए अधिकतम मान क्या है। तो देखो इसको कैसे करोगे, एग्जाम में अगर आपके आए तो आप क्या करना, जैसे कॉस थीटा है ना, इसको आप कॉस लिख लेना सिंपल, ताकि आपका टाइम बच जाए। अभी के लिए मैं पूरा लिख रही हूँ, एग्जाम में आए ना आप साइन को साइन लिख लिया करो, कॉस थीटा को कॉस लिख लिया करो, ताकि आपका टाइम बच जाए। फिलहाल के लिए मैं पूरा लिख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखो 3 cos थीटा प्लस 5, अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा माइनस π/6 का थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए अधिकतम मान है। हमें इसका अधिकतम मान पता करना है, तो पहले हम इसको खोल लेते हैं ना।
3 cos थीटा प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आगे 3 cos थीटा प्लस cos 30, cos पाई बाई 6 यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 6 यहाँ फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या √3/2 माइनस साइन 30 या साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्या होती है 1/2। आगे 3 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 cos थीटा। ठीक है, इनको खोल लिया। अब 3 में से 5/2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 5/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। 3 में से 5/2 को घटाया तो कितना बचा, 1/2 प्लस 5√3/2 साइन थीटा। अब हमको पता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम या अधिकतम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम या फिर अधिकतम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b², और न्यूनतम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। तो अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो क्या होगी √a² प्लस b²। तो ये उसी फॉर्म में बन गया। तो √a क्या हो गया 1/2, b क्या हो गया 5√2, b क्या हो गया 5√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दो। अब देखो 1/4, 5 का स्क्वायर करा 25, √3 का करा 3, 25 दिया 75, 75/4, उस पूरी का क्या कर दिया √ 75 और ये कितना हो गया 76, 76/4। ठीक है, अंडर रूट। अब 4 का भाग इसमें दिया, 4 एकम 4, 4 नाम 36। आंसर क्या आ गया √19। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। दोबारा क्वेश्चन देख लो। 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 5/6 का थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए अधिकतम मान है। तो इसका अधिकतम मान क्या आ गया √19, ये इसका अधिकतम मान आ गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो। 2 की पावर 88, 2 की पावर 88/89, मतलब 2 की घात 88 में 89 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखो इसके लिए हमको पहले एक पता होनी चाहिए फर्मेंट थ्योरम। फर्मेंट थ्योरम क्या होती है, फर्मेंट थ्योरम क्या होती है, उसमें क्या होता है n की पावर p - 1/p, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n तो क्या है, जो जिसका भाग करते हैं, किसका भाग देते हैं, ये क्या p क्या होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, जिसका भी भाग देते हैं वो क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। आगे और n, और क्या n क्या होना चाहिए पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक, यानी ये पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे कुछ प्लस की होनी चाहिए, यानी बेसिकली। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n, p क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या, और n और p क्या होनी चाहिए सहभाज्य संख्या। n और p क्या होनी चाहिए सहभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों का जो कॉमन गुणनखंड आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए बस, यानी दोनों आपस में कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 क्या है को प्राइम नंबर है, यानी आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रही ना ये, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उनको क्या बोलते हैं को प्राइम या सहभाज्य संख्या है। जैसे कि 19 और 23 ये आपस में कट रही है, नहीं कट रही, तो जो नहीं कटती है आपस में उनको क्या बोलते हैं को प्राइम या सहभाज्य संख्या। तो देखो ये किस फॉर्म में होता है फर्मेंट नंबर, n की पावर p - 1/p, तो शेषफल क्या आता है 1 आता है। समझ में आया। ये अपना पूरा फर्मेंट का फॉर्मूला है। अगर कोई भी n की पावर p - 1/p इस फॉर्म में दे रखा है, n पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक है, p अभाज्य संख्या है, तो और इस फॉर्म में हो तो शेषफल क्या आता है 1 आता है हमेशा। समझ में आया। तो देखो अब देख लेते, और n और p क्या होनी चाहिए सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे p क्या है 89। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, p अभाज्य संख्या हो गई। आगे 2 क्या है, n क्या है 2, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक और धनात्मक भी है, पॉजिटिव भी है, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। आगे n और p सहभाज्य होनी चाहिए, यानी n तो क्या है 2, p क्या है 89, ये दोनों क्या आपस में क्या है सहभाज्य है, यानी को प्राइम, यानी आपस में एक दूसरे से कट रहे क्या, दो 89 आपस में कट रहे, एक दूसरे से नहीं कट रहे ना, तो इसका मतलब ये सहभाज्य या को प्राइम भी है। ठीक है, ये सहभाज्य हो गए। आगे ये कौन सी फॉर्म में, n की पावर p - 1/p इस फॉर्म में होना चाहिए। तो n की पावर 2 की पावर 89 - 1/89 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हो गया, इस फॉर्म में भी हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया
तो इसका डायरेक्ट आंसर शेषफल क्या हो गया, देखो तो इसका डायरेक्ट आंसर शेषफल क्या हो गया 1, इसका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 87/3। तो देखो एक अलग टाइप का फर्मेंट फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है, बस इसका फॉर्म अलग होता है। देखो फर्मेंट थ्योरम, एक दूसरी फर्मेंट थ्योरम क्या होती है, अगर यहाँ पे पी जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है पी अभाज्य संख्या, तो 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। आगे एन और एक्स क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला किस फॉर्म में होता है एन की पावर एक्स अपॉन पी, किसकी एन की पावर एक्स अपॉन पी की फॉर्म में होता है ये, किसमें एन की पावर एक्स अपॉन पी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर के अंश वाली जो संख्या है एन और एक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए धनात्मक पूर्णांक, एन और एक्स क्या होने चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है, प्लस का है और पूर्णांक भी है। 87 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है। एन की पावर एक्स, तो एन तो क्या हो गया 2, एक्स क्या हो गया 87, तो 2 और 87 दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है ना, बिल्कुल है। ठीक है, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आगे पी, ये पी, ये क्या है पी बराबर क्या है 3, ये क्या है अभाज्य संख्या, तो ये भी अभाज्य संख्या है। आगे एन और पी सहभाज्य होने चाहिए, यानी एन क्या है यहाँ पे 2 और पी क्या है 3, सहभाज्य होने चाहिए। 2 और 3 आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे ना, इसका मतलब ये 2 और 3 क्या है सहभाज्य, एन और पी क्या है सहभाज्य। ठीक है, ये भी सहभाज्य हो गए। आगे तो फर्मेंट नंबर क्या होता है p-1, फिर क्या करते हैं इसमें, इसका मेथड क्या होता है p-1 का किस में भाग देते हैं x में, यानी जो घात या पावर होती है उसमें किसका भाग देते हैं p-1 का। तो p क्या है यहाँ पे 3, तो 3 में से 1 गए 2, फर्मेंट नंबर क्या हो गया p-1, तो उसका 2 का किस में भाग देंगे हम x में, घात में भाग देंगे, फिर n की y अपॉन p में जो भाग देने पर बचता है वो करेंगे। ठीक है, ये मेथड इसका, तो देखो इसको करेंगे तो समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो इसको करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर तो क्या है 2, 2 क्या है धनात्मक पूर्णांक, क्या है ये धनात्मक पूर्णांक। आगे घात या पावर क्या है x 87, वो भी क्या है धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्या है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे जिसका भाग दे रहे हैं भाजक, वो कितना है 3, वो क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। आगे n और p क्या होने चाहिए सहभाज्य, n बराबर 2 और p बराबर 3 क्या है, ये दोनों आपस में क्या है सहभाज्य है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, n और p आपस में क्या है सहभाज्य है, नहीं आपस में कट रहे नहीं है ना ये, तो यानी आपस में क्या है ये सहभाज्य है। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करूँगी मैं फर्मेंट नंबर लूँगी, क्या है 2 की पावर 87/3, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब इस पर फर्मेंट थ्योरम लगेगी। और किस फॉर्म में ये n की पावर x अपॉन p, तो फर्मेंट नंबर क्या होगा अपना, फर्मेंट नंबर क्या हो जाता है p-1, तो p क्या है यहाँ पे 3, 3 में से 1 गए 2, तो क्या करते हैं n किस में भाग देते हैं हम, देखो यहाँ पे देखो p- फर्मेंट नंबर का x में भाग देते हैं घात के अंदर, तो फर्मेंट नंबर p-1 का किस में भाग देंगे हम x में, उसकी घात में भाग देंगे। तो 2 का किस में भाग देंगे हम, किस में 87 में, 87 में भाग दो, तो कितनी बार गया देखो 2 तिया 6, कितना शेषफल बचा 1, तो जो शेषफल बचता है उसको हम क्या मान लेंगे y, इसको क्या मान लेंगे शेषफल को y। समझ में आया। n की पावर x अपॉन p, फर्मेंट नंबर क्या हो गया p-1, फर्मेंट नंबर p-1 का घात में भाग दिया, x में भाग दिया, घात x या पावर x में भाग दिया, तो शेषफल जो है वो y हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे n की पावर y अपॉन p करेंगे, क्या n की पावर y, पहले तो हम क्या कर रहे थे n की पावर x में, पहले हम क्या कर रहे थे n की पावर x में p का भाग दे रहे थे, अब हम क्या करेंगे n की पावर y में p का भाग देंगे, यानी फर्मेंट संख्या के द्वारा हम क्या करेंगे फर्मेंट नंबर से उसकी घात या पावर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, घात या पावर को चेंज कर देते हैं। तो देखो 2 की पावर अब क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे शेषफल 1 है, 2 की पावर 1 में किसका भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो 2 में अगर 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 ही बचेगा, तो 2 क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया, अपना आंसर कितना हो गया 2। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को आप एक बार, n की पावर x अपॉन p, यहाँ पे p क्या है 3 अभाज्य संख्या, n क्या है 2 धनात्मक पूर्णांक, x क्या है घात 87 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, n और p सहभाज्य, यानी 2 और 3 आपस में क्या है सहभाज्य, यानी आपस में कट नहीं रही। अब आगे फर्मेंट नंबर क्या हो जाएगा p-1, यानी 3 में से 1 गया वो क्या हो जाएगा फर्मेंट नंबर 2,
2 क्या हो गया अपना फर्मेंट नंबर। तो फर्मेंट नंबर का भाग किस में देते हैं अपन, घात में, घात या पावर में, यानी x में भाग देंगे। तो 2 की घात क्या है 87, 87 में हम किसका भाग देंगे, इस 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे फर्मेंट नंबर। p-1 क्या हो जाएगा फर्मेंट नंबर, 3 में से 1 गए 2, ये क्या हो गया फर्मेंट नंबर। फर्मेंट नंबर का किस में भाग देंगे, घात में, घात क्या है 87, x में भाग देंगे, x बराबर 87 है, इसमें भाग दिया तो जो शेषफल बचेगा वो अपनी क्या आ गई, नई घात बन जाएगी, नई घात बन जाएगी, नई घात या पावर बन जाएगी। तो 2 की घात पहले तो कितनी थी 87, अब नई घात क्या बन गई, जो शेषफल बचा है वो हो जाएगी 2 की घात 1/3। अब 2 की घात 1 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, छोटी संख्या है 2 छोटी है 3 से, तो शेषफल 2 ही बचेगा, तो 2 अपना क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न आकृति के नाम के आगे उनकी उत्केंद्रताओं के मान लिखे गए हैं। ये यहाँ पे ठीक है मान है, ठीक है, ये मान लिखे गए हैं। निम्न आकृति के नाम के आगे उनकी उत्केंद्रताओं के मान लिखे गए हैं, इनमें से कौन से मान सही है। तो देखो रेखायुग्म की उत्केंद्रता या फिर ई का मान क्या होता है, अनंत होता है, ये बिल्कुल सही है। वृत्त की उत्केंद्रता का मान 0 होता है, सही है। परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 होता है, सही। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान क्या होता है, <1, एकदम सही है। और अति परवलय की उत्केंद्रता का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। और आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता का मान क्या होता है, √2। तो सारे ही कथन क्या है, सही है, तो सभी सत्य है। आंसर क्या हो गया, सभी सत्य है, ठीक है, सभी सत्य है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त x² + y² बराबर a² के नियामक वृत्त का समीकरण। तो वृत्त x² + y² बराबर a² के नियामक वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² बराबर 2a²। और नियामक वृत्त होता क्या है, नियामक वृत्त ऐसा होता है, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, फिर कोई स्पर्श रेखा खींच दी, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो ऐसे जो वृत्त बनेगा ये बाहर, तो ये क्या हो जाता है, नियामक वृत्त। समझ में आया। तो x² + y² बराबर 2a², ये क्या हो गया, नियामक वृत्त का समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु को समाहित करने वाले कोणार्धक का समीकरण। a1x + b1y + c1 अपॉन √a1² + b1² बराबर a2x + b2y + c2 अपॉन √a2² + b2²। यहाँ पे पहला रूल क्या है, अगर मूल बिंदु को समाहित करने वाले कोणार्धक का समीकरण, तो ये हो गया। और इसका रूल क्या है, c1 और c2 जो अचर पद है, c1 और c2 इनको क्या बनाते हैं, धनात्मक बनाएंगे पहले। अच्छा, जब भी कोणार्धक का समीकरण ज्ञात करेंगे तो रेखाओं के समीकरण में पहले c1 और c2 को धनात्मक बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोणार्धक या कोण समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करता है तो c1 और c2 को पहले धनात्मक बनाते हैं, चाहे अधिक कोणार्धक निकालो न्यून कोणार्धक निकालो, सब में c1 और c2 को पहले क्या बनाना है, धनात्मक बनाता है, एकदम सही बात है। आगे, मूल बिंदु को समाहित करने वाले कोणार्धक के समीकरण के लिए क्या करते हैं, कोणार्धकों के समीकरण में धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल बिंदु को समाहित करने वाले कोणार्धक का समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लेते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं, हमेशा यहाँ पे हम हमेशा प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, मूल बिंदु को समाहित करने वाले कोणार्धक का समीकरण। और कोणार्धक चाहे से किसी का भी निकालो तो c1 और c2 को हमेशा क्या बनाते हैं, धनात्मक। कोणार्धक के समीकरण निकालने की ये बिल्कुल कंपलसरी चीज़ है कि c1 और c2 को धनात्मक बनाना है, पहले रेखाओं के समीकरण में जाके c1 और c2 को धनात्मक बनाओ, फिर आगे सॉल्व करो। समझ में आया। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों सत्य है, सभी सत्य है, सभी क्या है, सत्य है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी 2 3 4 5 6 + 3 4 5 6 7 + 4 × 5 6 7 8। तो ये इसका सॉल्यूशन देखो, तो देखो इसका सॉल्यूशन करो। un बराबर क्या हो गया, अगर सबसे छोटी संख्या को क्या मान लो, n मान लो। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 को n मान लिया, तो 2 से 1 बढ़ी जस्ट 3, तो यानी 1 बढ़ रही है, ठीक है। 4 क्या है, 2 से कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है, 4 4 2 से 2 बढ़ी है, 5 2 से कितनी बढ़ी है, 3 बढ़ी है, तो 3 n + 3। 6 2 से कितनी बढ़ी है, 4, तो n + 4। यानी सबसे छोटी संख्या को n मान लो, फिर जो उसके अकॉर्डिंग चेंजेज हो रहा है बाकी में वो कर दो। तो n × n+1 अपॉन n+2 अपॉन n+3 × n+4 आ गया, ठीक है। तो un+1 क्या आ गया अपने पास, un+1 क्या आ जाएगा, n+1 × n+2 यानी n में 1 जोड़ दो, n+3 n+4 अपॉन n+5, ये क्या हो गया अपने पास un। अब un/un+1 निकाल लो, क्या un/un+1। तो un/un+1 निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो क्या आएगा, n × n+1
अपॉन n+2, n+3, n+4, n+3, n+4, n+5, ठीक है, और नीचे n+1 इंटू n+2, ठीक है। तो n+1 से n+1 कट गया और n+3 से n+3, n+4 से n+4, क्या बच गया n इंटू n+5 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इधर इसको, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ n इंटू n+5 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? आगे देखो, अब आगे क्या करोगे? अब मैंने क्या किया, इसको n इंटू UN अपॉन UN+1 निकाल लिया। अब UN अपॉन UN+1 इसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो n² प्लस 5n अपॉन n+2 का होल स्क्वायर -1, एक माइनस करो, कितना आया? n² में से n² गया, 5n में से 4n गया, तो कितना बचा? n-4, ठीक है। ये क्या है? 2 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5n में से 4n गया तो n, और 4 माइनस का 4, ये क्या आ गया? UN अपॉन UN+1 -1। अब इसको n से गुणा कर दो, UN अपॉन UN+1 -1, इसको n से गुणा कर दिया तो n इंटू n-4 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब वापस से पहले एक बार UN अपॉन UN+1 निकाल के उसको -1 किया, फिर n से गुणा किया, फिर वापस से एक -1 कर दो। अब n² - 4n अपॉन n+2 का होल स्क्वायर -1, तो देखो क्या आया? n² से n² घट गया और आगे -4n कितना आ गया? -8n, और -4 आ गया ये अपॉन n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वापस इसको क्या कर देंगे? log n से गुणा कर देंगे। UN अपॉन UN+1 -1, इसको किससे गुणा कर देंगे? log n से, ठीक है। अब हम किसमें क्या लगा देंगे? लिमिट। अब ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव UN अपॉन UN+1 करके पहले, फिर उसमें से -1 करो, फिर n से गुणा करो, फिर वापस से -1 करो, फिर ब्रैकेट लगा के log n से गुणा कर दो। क्या? ब्रैकेट लगा के किससे गुणा कर दो? log n से, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, ऊपर नीचे n का भाग दे दो, -4 अपॉन n, 1 + 2 अपॉन n, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर। इधर n के स्क्वायर का भाग लगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर निकल के n² हो जाएगा ना। तो n² का भाग लगाया तो ऊपर भी एक n और आना चाहिए, एक n का भाग और लगना चाहिए ऊपर, है ना। तो log n अपॉन n, ये क्या हो गया साइड में? log n अपॉन n। समझ में आया? यानी देखो इधर, इसमें n का भाग दे दिया तो n से n कट गया, -8 -4 अपॉन n। इधर भी एक n का भाग दे दिया ना, तो नीचे भी क्या भाग देंगे? n² का। तो n² अगर अंदर जाएगा तो n का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये क्या है? n² एक तरीके से, क्योंकि अंदर n है तो बाहर निकलेगा तो n² हो जाएगा। तो इधर भी n² का भाग दे दिया, ऊपर भी इधर एक n और इधर एक n² का इधर ऊपर, n² का ऊपर भी भाग दे दिया और n² का नीचे भाग दे दिया। समझ में आया? अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव log n अपॉन n क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव log n अपॉन n क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। देखो DL हॉस्पिटल रूल लगा दो, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, तो log n का अवकलन क्या? 1 अपॉन n, ठीक है, और n का अवकलन 1, तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव क्या हो गया? 0। समझ में आया? तो log n अपॉन n क्या हो गया? 0। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव log n अपॉन n क्या हो गया? 0, और बाकी -8 अपॉन जो भी है ये, तो 0 हो गया है पूरा भी। तो ये क्या हो गया? L बराबर क्या आ गया? 0। तो ये क्या हो गया? <1। ये क्या है? 0 किससे? <1 है। तो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रोन्स टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रोन टेस्ट से L <1 आता है तो श्रेणी कैसी होती है? अपसारी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये क्या है? अपसारी। समझ में आया? आंसर क्या है? अपसारी। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रोन टेस्ट क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव UN अपॉन UN+1 -1 करके n से गुणा करके वापस से -1 ब्रैकेट लगा के log n,
इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर एल लेस देन 1 आता है तो अपसारी, एल का मान 1 से बड़ा आता है तो अभिसारी। तो लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब श्रेणी क्या है, अपसारी है। समझ में आया? तो ये कैसी श्रेणी हो गई, अपसारी हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, मोड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी द्वारा बने चतुर्भुज का एरिया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2c² अपॉन ए बी। यानी जो ऐसा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे मोड में आ जाए तो इस प्रकार बने चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 2c² अपॉन ए बी। ऐसे चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, 2c² अपॉन ए बी, यानी 2 ऊपर आएगा, यानी ऐसे याद करना 2 ऊपर आएगा। तो चतुर्भुज का एरिया 2c² अपॉन ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रेखा युग में 4x² माइनस 7xy माइनस 5y² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो इन रेखाओं के मध्य, निरूपित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर रेखा युग्म की रेखाओं के कोण के मध्य कोण क्या होता है, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए बी, सॉरी 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, रेखा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण क्या होता है, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ax² क्या है, ax² के हिसाब से a की वैल्यू 4, आगे क्या आता है प्लस 2hxy, तो 2h क्या हो गया -7, तो h क्या हो गया -7/2, आगे b/² के हिसाब से b क्या हो गया -5। समझ में आया, b क्या हो गया -5। अब देखो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, tan थीटा बराबर 2√h², तो -7/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49/4 माइनस ए बी, तो 4 इंटू -5, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी, यानी 4 - 5। तो देखो कितना आ गया ये, एक सेकंड, tan थीटा बराबर 2√49/4 h² माइनस ए बी -20 अपॉन ए प्लस बी, 4 - 5, ठीक है, 49 प्लस 80 अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 अपॉन क्या है -1, नीचे क्या है -1, इस पूरे का मोड। ठीक है, तो क्या आ गया tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 9, 8 और 4 कितना हो गया 12, √129। ये क्या है मोड में, तो -1 हट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स √129। तो रेखा युग्मों के मध्य कोण क्या आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स √129। समझ में आया, ये क्या हो गया अपना आंसर, रेखा युग्मों के मध्य कोण। अगला क्वेश्चन देखो फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और रेखा युग्म क्या होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, h की वैल्यू क्या हो गई 2h बराबर क्या हो गया -7, तो h बराबर क्या हो गया -7/2। समझ में आया, तो उस फॉर्मूले को अपन ने इसमें रख दिया, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो रेखा युग्मों की रेखाओं के मध्य कोण ये क्या आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स √129। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई cos² x अपॉन x²। तो देखो ये कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई, तो मैंने क्या कर दिया cos² x को क्या लिख दिया 1 - sin² x, क्या 1 - sin² x अपॉन x²। इतना समझ में आया। आगे क्या गया, लिमिट x टेंस टू 0, अब साइन पाई को 1 से गुणा किया पाई sin² x, इतना समझ में आया x²। अब एक बार के लिए क्या मानूँ, इसको क्या मान लो थीटा मान लो, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये कुछ है पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, हमको पता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो अगर इसको थीटा मान लूँ तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन पाई sin² x हो जाएगा। ये समझ में आया, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन ब्रैकेट में पाई sin² x, क्योंकि ये किस फॉर्म में है साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है, और साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। समझ में आया, तो ये क्या हो गया मेरे पास साइन पाई sin² x, ठीक है, ब्रैकेट में आगे नीचे क्या है x², और इधर क्या है लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसको मेरे को थोड़ा सा चेंजेज करना है, कैसे करूँ। अब मुझे क्या पता है कि लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, एक होता है ना, ये हमको पता है। तो एक बार के लिए इसको मैं एक्स मान लूँ, पाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लूँ, एक बार के लिए मैं एक्स मान लेती हूँ, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तभी तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक। तो यहाँ पे एक्स है तो नीचे भी एक्स आना चाहिए और इधर की लिमिट क्या आनी चाहिए, जीरो। समझ में आया। तो इसको अगर एक्स मान लूँ, ठीक है, तो नीचे भी मुझे सेम यही चीज़ मिलनी चाहिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स मुझे क्या नीचे भी मिलना चाहिए। समझ में आया। तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूँगी, पाई साइन स्क्वायर एक्स से, किससे, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स है ये, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स से गुणा कर दूँगी, पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, ठीक है। और इधर क्या एक्स स्क्वायर है उसको ऐसे से लिख दिया। इतना समझ में आया। तो देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये कौन सी फॉर्म बन गई, साइन कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स, ठीक है। इसको एक बार के लिए क्या मान लो, साइन, इसको एक बार के लिए थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, एक होता है, ये हमको पता है। लिमिट, या फिर ऐसे बोल दो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, एक होता है। देखो ये इसके हिसाब से, तो अगर ये है, ये कैपिटल एक्स है और ये भी कैपिटल एक्स है, और लिमिट कैपिटल एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो ये किस इस फॉर्म में बन गया, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में बन गया ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक पूरे की, ठीक है। अब आगे लिमिट किस पे लगेगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर। तो हमको पता है कि पाई को मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और साइन एक्स को क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इस पूरे को ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू तो क्या होती है, एक। तो इसकी क्या हो गई, एक का स्क्वायर कितनी हो गई, पाई, पाई को एक के स्क्वायर से गुणा किया, पाई। तो अपना आंसर क्या आ गया, पाई। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको कैसे करोगे आप, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन 2xy बराबर डी जेड अपॉन 2xz। तो देखो इसमें क्या करूँगी मैं, इसके गुणक लेने पर सबसे पहले तो देखो डी वाई अपॉन 2xy, ये तो ऐसे कैसे सॉल्व हो रहा है, डी जेड अपॉन 2xz, ठीक है, ये तो ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड, 2x से 2x कट गया, तो क्या आ गया, लॉग वाई बराबर लॉग जेड प्लस लॉग C1, ठीक है। तो क्या हो गया, लॉग वाई बराबर लॉग C1z, तो क्या हो गया, y बराबर C1z। तो एक तो अपना आंसर क्या आ गया, y बराबर C1z। एक और आंसर चाहिए, तो मैं इसके क्या गुणक ले लेती हूँ, एक्स वाई जेड गुणक लेने पर, क्या एक्स वाई जेड गुणक लेने पर। तो एक्स वाई जेड गुणक लो, क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, यानी इसको भी, इसका एक्स वाई जेड गुणक लेने का मतलब क्या है, इसको एक्स से गुणा किया, इसको वाई से, इसको जेड से, इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से गुणा करके जोड़ दिया आपस में। समझ में आया। तो देखो एक्स से गुणा करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, आगे इसको 2xy को एक्स वाई से गुणा किया तो 2xy स्क्वायर, 2x जेड को जेड से गुणा किया तो 2x जेड स्क्वायर। समझ में आया। तो कितना आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 2xy स्क्वायर में से एक एक्स वाई स्क्वायर गया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 2x जेड स्क्वायर में से एक एक्स जेड स्क्वायर गया तो प्लस का एक एक्स जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो इसके साथ किसके साथ कंपेयर करोगे इसको, एक बार इसको किसके साथ ले लो, मैं यहाँ पे एक्स आ रहा है, या तो इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, दोनों से आंसर आ जाएगा किसी के साथ भी, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसके साथ ले लेती हूँ, डी वाई अपॉन 2xy के साथ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैंने इसको इसके साथ ले लिया, डी वाई अपॉन 2xy के साथ, डी वाई अपॉन 2xy। तो देखो एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। और
तो देखो 2 उधर चल गया, ऊपर चल गया, तो 2x dx, 2y dy, 2z dz, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, एक्स से क्या कट गया, एक्स। एक्स से एक्स कट गया और उसके बाद में डी वाई अपॉन कितना बच गया, वाई, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अगर अवकलन करेंगे हम तो अवकलन इसका ऊपर मिल रहा है हमको। तो जब भी नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिलता है तो वो क्या हो जाता है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल रहा है ना हमको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वाई प्लस लॉग C2। समझ में आया, डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पूरे का, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन ऊपर मिलता है तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी जब भी नीचे वाले का अवकलन, हर का अवकलन अंश में मिले हमको, तो ये क्या हो जाता है, लॉग में आ जाता है, समाकलन करने पे ही लॉग में आ जाएगा। समझ में आया, तो ये क्या आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लॉग C2y। तो क्या हो जाएगा, अगला एक नेक्स्ट आंसर क्या हो गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2y। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया, 2 आंसर आ गए। एक तो कौन सा आ गया, ये वाला, y बराबर C1z, y बराबर C1z, यानी इसका एक्स वाई जेड गुणक ले लिया, इसको x से गुणा कर दिया, इसको y से गुणा कर दिया, इसको z से गुणा कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और एक बार को एक इन दोनों को साथ में ले लिया तो क्या आया, y बराबर C1z आ गया आंसर। और इनको जोड़ने पे क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2y। 2 आंसर आ गए इसके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर -8y के शीर्ष पर स्पर्शी रेखा का समीकरण। तो देखो ये परवलय बनेगा कैसे, तो इसमें देखो y की घात 1 है, तो जब y की घात 1 होती है ना तो कैसा बनता है, तो ये वाला समीकरण बनेगा कैसे। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इसका बनने का तरीका क्या है। तो एक्स स्क्वायर बराबर -8y है ना, तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे कुछ, ठीक है। यानी y की घात, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो y की घात क्या है, 1 है ना, तो y की घात जो होती है ना उस साइड बनता है ना। जैसे y की घात 1 है, माइनस का चिन्ह इसलिए नीचे आ गया ना, अगर ये प्लस होता तो ऊपर जाता ना। y की घात 1 है इसलिए y की साइड मुँह है ना, y की घात 1 है तो इसलिए y की साइड बना इधर ना, ठीक है। y की जिसकी घात 1 होती है उसकी साइड बनता है, इसकी घात 1 है तो इसलिए इसकी साइड बना, या ऊपर या नीचे, तो नीचे माइनस का चिन्ह है तो इसलिए नीचे बना दिया। समझ में आया, ये याद करने की ट्रिक है बस। आगे अब इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा देखो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा क्या होती है, इसका शीर्ष ये है ना 0, ये पॉइंट है, इससे गुजर रही है जो ना, इससे जो गुजरने वाली रेखा ये क्या, इसको स्पर्श करती हुई गुजर रही है, वो क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा। तो इस रेखा का ये क्या है, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, y बराबर क्या होता है 0, एक्स अक्ष पे क्या होता है y बराबर 0। तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। क्या हो जाएगा, y बराबर y बराबर 0। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0। y की घात 1 ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, y की घात 1 है तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी y बराबर 0, जिसकी घात 1 तो उसका स्पर्श रेखा का समीकरण भी। डायरेक्ट याद करने के लिए आप ऐसे मान के याद कर सकते हो, वैसे कंसेप्ट तो अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 पासों की फेंक में, 3 पासों की फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 पासों को छानने पर,
तो हमको देखो एक बार हम एक टेबल को याद कर लेते हैं। 3 पासों को छानने पर अंकों का योग, अंकों का योग आने की अनुकूल स्थिति है, एक टेबल याद है, उसको याद कर लेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखो अंकों का योग अगर 3 आए तो अनुकूल स्थिति 1, 4 आए तो अनुकूल स्थिति 3, अंकों का योग 5 आए तो अनुकूल स्थिति 6, 6 आए तो 10, 7 आए तो 15, 8 आए तो 21, 9 आए तो कितनी 25, 10 आए तो 27। देखो 3 से लेके 10 तक तो 8, ये टोटल है ना 8, मतलब 8 टोटल 8 कॉलम है, तो 3 से लेके 10 तक तो ठीक है सेम है। उसके बाद में क्या होगा, जो 27 है वो उल्टे क्रम में स्टार्ट हो जाएगा। 27 के बाद में क्या आया था 27, 25, 27 था, उसके अंदर 25 था, 25 आ गया, फिर क्या था 21, 21 आ गया, अब 15, फिर 15, 10, 10, 6, 6, 3, 3, 1, 1। समझ में आया? फिर वैसे लिख देंगे। यानी अंकों का योग अगर 18 आता है तो अनुकूल स्थिति कितनी आती है 1। तो देखो 10 तक है ना, ये तो आपको याद करनी है। उसके बाद में आपको अगर 3 से 10 तक की याद है तो बाकी के आप कैसे याद करेंगे। जैसे कि अंकों का योग x है, अंकों का योग x है और अंकों का योग 21 माइनस x है, दोनों के लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि अंकों का योग मेरे को 3 पता करना है ना, अंकों का योग 3 आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 1 है ना, अंकों का योग 3 आने की अनुकूल स्थितियाँ 1 है। तो 21 माइनस एक्स की भी वही होगी, यानी 21 माइनस 3 18। अंकों का योग अगर 18 आएगा तो उसके लिए भी अनुकूल स्थिति क्या होगी, 1 ही होगी। यानी 21 माइनस एक्स और एक्स इन दोनों के लिए सेम होती है वैल्यू, यानी 3 के लिए भी सेम है। और 21 में से 3 गया 18, अंकों का योग 3 आए तो भी अनुकूल स्थिति 1, अंकों का योग 21 में से 3 गया 18, 18 के लिए अनुकूल स्थितियाँ वो भी 1 है। समझ में आया? 3 और 18 दोनों के लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 1 है, दोनों के लिए अनुकूल स्थितियाँ सेम है। समझ में आया? अब देखो जैसे कि अंकों का योग 4 है, अब 21 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया 17, तो 17 के लिए भी अनुकूल स्थिति देखो कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ में आया? अंकों का योग 7 है, तो 21 में से 7 को माइनस कर दो, 11 में 7 गए 4, 14, तो 14 के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ कितनी आ रही है, 15, और 7 के लिए 15। समझ में आया? तो 10 के लिए अनुकूल स्थिति कितनी, 27, 21 में से 10 को माइनस कर दो, कितनी 11, तो 11 के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ 27। ठीक है, x और 21 माइनस एक्स अंकों का योग हो तो उन दोनों के लिए अनुकूल स्थितियाँ सेम होगी। तो ये टेबल आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अंकों का योग 3 आए तो कितनी 1, 3 से 10 तक की याद कर लो, बाकी आप क्या कर देना 21 में से x उसको घटा देना, तो दोनों की सेम ही होगी। जैसे 4 है, 4 का पता आपको 3 है, तो 21 में से 4 को घटा दो, कितना आया 15, तो 15 की और 4 की सेम होगी। समझ में आया? 3 अंकों का योग 3 आए तो 1, 4 आए तो कितनी 3, अंकों का योग 5 आए तो कितनी 6, 6 आए तो 10, 7 आए तो 15, 8 आए तो 21, अंकों का योग 9 आए तो 25, 10 आए तो 27, 11 आए तो 27। समझ में आया इतना? अब देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकों का योग 6 है, अंकों का योग 6 आने पे कितनी आ रही है अनुकूल स्थिति 10, तो अंकों अनुकूल स्थिति कितनी होगी 6 पे 10, और 11 पे कितनी होगी, तो हमको 10 तक की याद है, 10 की 27 होती है, तो और 11 की भी कितनी होती है 27। देखो 11 की भी कितनी है 27, तो 10 और 11 दोनों, इसकी कितनी हो गई 10, इसकी कितनी हो गई 27, तो 10 प्लस 27 कितनी हो गई अनुकूल स्थिति। तो देखो यहाँ पे अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 6 की तो कितनी है 10, अंकों का योग 6 आए तो 10 अनुकूल स्थिति, 11 आए तो कितनी है अनुकूल स्थिति 27, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 37, और टोटल स्थिति कितनी हो गई कुल। 3 पास है तो 6 का क्या करेंगे 3 घात, जितने पासे होंगे उतनी घात कर देंगे। तो 3 पासे को हम 3 बार फेंक रहे हैं, 3 पासों की फेंक, यानी पासे को 3 पासों को फेंको या एक पासे को 3 बार फेंको, एक ही बात है। तो 3 बार फेंक रहे हैं तो 3 आ गया घात, तो 216 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो गई अपनी, प्रायिकता क्या हो गई 37/216, क्या अनुकूल बटे कुल, 37/216 क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया? 37/216 क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अति परवलय की अनंत स्पर्शों के मध्य कोण, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या 2 tan इनवर्स b/a। अति परवलय की अनंत स्पर्शों के मध्य कोण क्या होता है 2 tan इनवर्स b/a, या फिर tan इनवर्स 2ab/a² माइनस b², दोनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो अति परवलय के अनंत स्पर्शों के मध्य कोण ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या 2 tan इनवर्स b/a, या फिर tan इनवर्स 2ab/a² माइनस b²। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु PAB से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा AB की लंबाई, यानी किसी बिंदु बाहर कोई बिंदु है P, उससे स्पर्श रेखा खींच दी, अब इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गई स्पर्श जीवा।
तो किसी बिंदु P से दीर्घवृत्त पर है ना, ये तो क्या वृत्त है ना, तो हम अगर दीर्घवृत्त पर खींचे ना ऐसी, अगर हम क्या करें, ये कोई दीर्घवृत्त है, ठीक है, इस पे मैंने क्या कर दी, स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, और ये स्पर्श जीवा है, ठीक है, AB, और ये कोई बिंदु PAB है ना, तो दीर्घवृत्त पर जो स्पर्श जीवा होगी, स्पर्श जीवा AB की लंबाई क्या होगी, तो स्पर्श जीवा AB, इसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या है, देखो 2AB अपॉन A² M² प्लस B² है ना, AM, मतलब AM तो साथ आएगा, IM बोलते हैं ना, तो AM साथ आएगा, ऐसे याद रख लो, IM तो AM, ठीक है, AM साथ में आएगा। आगे अंडर रूट में ब्रैकेट में क्या 1 + M², फिर ब्रैकेट में A² M² प्लस B², ये तो ऐसे ऐसे आ गया -C²। तो ये दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त में किसी बाहर की बिंदु से स्पर्श जीवा खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, 2AB अपॉन A² M² प्लस B² अंडर रूट में ब्रैकेट में 1 + M² ब्रैकेट में A² M² प्लस B² -C²। तो ये क्या हो गया, स्पर्श जीवा का आंसर, ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला, ये अपना आंसर 2AB अपॉन A² M² प्लस B² अंडर रूट ब्रैकेट में 1 + M² ब्रैकेट में A² M² प्लस B² -C²। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कण पर 2α कोण पर क्रियाशील, किसी कण पर 2α कोण पर क्रियाशील समान बलों का परिणामी उन्हीं बलों के 2β कोण पर कार्य करने से प्राप्त परिणामी का दुगुना है, तो cos α बराबर k cos β हो तो k का मान क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको पता है कि अगर दो बल लग रहे हैं, जैसे एक बल P इधर लग रहा है, एक बल Q उधर लग रहा है, ठीक है, तो अगर ये दोनों समान है, यानी P और Q आपस में बराबर, इधर भी P लग रहा है, इधर भी P लग रहा है, तो इनका परिणामी R क्या होगा, और इनके बीच में क्या है, बल P और Q के बीच में कोण क्या है, अल्फा, ठीक है, और उनका परिणामी क्या है, R, उनका परिणामी क्या है, R, उनका परिणामी R है, उनके बीच में कोण अल्फा है। अगर P और Q की वैल्यू समान है, इधर भी P लग रहा है, इधर भी P लग रहा है, और परिणामी R है, और P और P के बीच में कोण कितना है, अल्फा है, तो परिणामी क्या होता है, अगर दोनों बल बराबर है, P किसके बराबर है, Q के, तो परिणामी और इनके बीच में कोण कितना है, अल्फा, तो परिणामी R क्या होता है, 2P cos α/2, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर दो बल समान हो, उनके बीच में कोण अल्फा है, तो परिणामी R क्या होता है, 2P cos α/2, यानी उनके बीच के कोण का आधा होता है ये cos α/2। समझ में आया, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 2α कोण, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, 2α, तो यहाँ पे P और Q की वैल्यू क्या है, दोनों बल समान है, यानी P बराबर Q है, और जो से यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, यहाँ पे 2α है, यानी वैसे तो अल्फा होता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो कोण 2α, इन दोनों के बीच में कोण P और P के बीच में कितना कोण है, अल्फा, 2α कोण है, वैसे हम अल्फा मानते हैं ना, और उसका आधा कर देते हैं, तो परिणामी क्या आता है, इसका आधा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक बार के लिए, P का मान Q के बराबर है, और उनके बीच में कोण कितना है, 2α, ठीक है, उनके बीच में कोण 2α है, तो परिणामी R क्या हो जाएगा, 2P cos α/2 होता है ना, वो कब होता है, जब यहाँ पे कोण अल्फा होता है तो उसका आधा होता है, तो यहाँ पे कोण क्या है, 2α, तो इसका आधा होगा, तो 2α/2 होगा, तो परिणामी R क्या हो जाएगा, 2P cos α। समझ में आया। और ऐसे ही जो 2β कोण पर क्रियाशील है, अगर बल वो ये दोनों समान है, P बराबर Q है, और उनके बीच में कोण क्या है, 2β, तो परिणामी R कितना हो जाएगा, 2P cos, जो इनके बीच में जो कोण 2β कार्यरत है उसका आधा, 2β का आधा है ना, क्योंकि ये क्या होता है, इधर देखो, अगर इनके बीच में कोण अल्फा है तो ये क्या होता है, इसका आधा हो जाता है, α/2, तो यहाँ पे 2α है तो 2α का आधा हो जाएगा, 2β है तो 2β का आधा हो जाएगा, 2β/2। समझ में आया। आगे देखो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2P cos β, ठीक है, तो एक तो समीकरण 1, एक समीकरण 2, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, तो देखो क्या हो गया, 2P cos α बराबर क्या हो गया, 2P cos β, 2P cos β। देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, ये बराबर नहीं करना हमको, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, किसी कण पर क्रियाशील दो समान बलों का परिणामी R, यानी ये जो परिणामी R है, ये जो परिणामी R है वो किसका दुगुना है, 2β पर कोण पर कार्यरत करने वाले परिणामी का दुगुना है, यानी 2β कोण पर जो परिणामी बन रहा है, सपोज इस पे कौन सा बन रहा है, R डैश बन रहा है ना, इस पे R डैश बन रहा है, तो जो R है वो R डैश का दुगुना है,
तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि इसका दुगुना है, तो जिसका दुगुना है पहले उसको क्या मान लो, उसको मान लो आप। तो इसका क्या हो गया आर डैश, तो आर डैश का दुगुना है, आर डैश का दुगुना है तो आर डैश को 2 से गुणा करो ना। और कौन है ये वाला परिणामी, अल्फा वाला परिणामी आर किसका, बीटा वाले का दुगुना है। समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इधर देखो इसको ऊपर कर देती हूँ, इस परिणामी को आर मान लो, यानी जो अल्फा कोण 2 अल्फा कोण पर क्रियाशील है वो आर आ गया, और जो 2 बीटा कोण पर क्रियाशील उसको आर डैश मान लो। ठीक है, तो समीकरण और 1 और 2 से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो परिणामी आर है यानी जो 2 अल्फा कोण पर लग रहा है वो किसका दुगुना है, 2 बीटा कोण पर लगने वाले परिणामी का दुगुना है ना, आर बराबर 2 आर डैश। ठीक है, तो 2p कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2p कॉस बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस बीटा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस अल्फा बराबर k कॉस बीटा, तो इससे कंपेयर करेंगे। इक्वेशन में क्या दे रखी है अपन को, कॉस अल्फा बराबर k कॉस बीटा दे रखा है ना, कॉस अल्फा बराबर देखो क्या क्या दे रखा है, कॉस अल्फा बराबर k कॉस बीटा दे रखा है। हमारे पास आया क्या है, कॉस अल्फा बराबर 2 कॉस बीटा, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 2, कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। समझ में आया, तो k बराबर 2 क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रक्षेपण का अधिकतम क्षैतिज परास r है तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे परास क्या होता है, परास होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, क्या होता है परास, क्षैतिज परास होती है। क्षैतिज परास को किसी नोट करते हैं r से। ये क्या हो गई, अब ये हमको क्या बोल रहा है अधिकतम, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम या अधिकतम कब होगा, ये r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कब होगी जब साइन 2 अल्फा बराबर क्या हो 1 हो। साइन 2 अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम, है ना, क्योंकि साइन 2 अल्फा की अधिकतम मान क्या होता है, साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है ना। तो अगर साइन 2 अल्फा अधिकतम हो गया तो आर भी अधिकतम हो जाएगा, तो साइन 2 अल्फा की अधिकतम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो साइन 2 अल्फा बराबर 1 है, तो ये क्या होता है 1 किस पे होती है π/2 पे, तो 2 अल्फा बराबर π/2, तो अल्फा बराबर क्या हो गया π/4, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई π/4। समझ में आया। आगे महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर क्या होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g ये क्या होती है अपनी ऊंचाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/4 रख दो, तो u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर π/4 क्या हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर अपॉन 4g, 2 इंटू 2 4, u स्क्वायर अपॉन 4g आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया h मैक्सिमम, है ना, जब अल्फा मैक्सिमम है तो h भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब u स्क्वायर अपॉन 4g आ गया इधर। अब देखो r की वैल्यू मैक्सिमम निकाल लो यहाँ से, r की वैल्यू मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई 1, तो ये क्या हो गई r मैक्सिमम अपने पास कितना आ गया u स्क्वायर अपॉन g आ गया। समझ में आया, साइन 2 अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई 1, और r मैक्सिमम अपने पास कितना आ गया u स्क्वायर अपॉन g। तो देखो u स्क्वायर अपॉन g कितना है इंटू 1/4, ऐसे लिख दो इसको, ये क्या है u और ये क्या है 4, तो u स्क्वायर अपॉन जी किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है r मैक्सिमम की, r मैक्सिमम अपॉन 4, तो h महत्तम ऊंचाई h क्या हो गई क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास अपॉन 4, r मैक्सिमम अपॉन 4, ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई r मैक्सिमम अपॉन 4, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। इधर देख लो, पहले क्या किया क्षैतिज परास u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो इसको अधिकतम करने के लिए क्या किया साइन 2 अल्फा की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए। साइन 2 अल्फा अधिकतम किस पे होता है, इसकी अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 अल्फा की अधिकतम वैल्यू 1 कर दी, तो r अधिकतम की वैल्यू कितनी हो गई u स्क्वायर अपॉन जी, r अधिकतम या r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई u स्क्वायर अपॉन जी। अब साइन 2 अल्फा की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, अधिकतम या मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन 2 अल्फा बराबर साइन π/2, अल्फा बराबर क्या हो गया π/4, तो अल्फा की वैल्यू π/4 हमने किस में रख दी ऊंचाई में, ऊंचाई कितनी होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या रख दी साइन π/4, तो साइन स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 का होल स्क्वायर, और u स्क्वायर अपॉन 2g को ऐसे कैसे उतार दिया, ये क्या आ गया u स्क्वायर अपॉन 4g आ गया, 2 दूनी 4, अब u स्क्वायर अपॉन जी को एक साइड लिख दिया, 1/4 को एक साइड लिख दिया।
अब मेरे को पता है आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये क्या हो गई आर मैक्सिमम अपॉन 4, तो ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई आर मैक्सिमम अपॉन 4, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समीशन n बराबर 1 टू इन्फाइनाइट x की पावर n-1 अभिसारी होगी यदि, तो देखो पहले हम इसको खोल के लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, x की पावर 1-1 0 यानी x की पावर 0, x की पावर 2-1 यानी x की पावर 1, x की पावर 3 में से एक गए 2, डैश 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 इन्फाइनाइट। समझ में आया, इन्फाइनाइट तक है ना, अनंत तक, तो 1 + x स्क्वायर प्लस डैश डैश इन्फाइनाइट, तो ये क्या बन गई जीपी या फिर गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये क्या बन गई गुणोत्तर श्रेणी। तो हमको पता है गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होती है, जब अनंत वाली गुणोत्तर जीपी होती है, तो अभिसारी कब होती है, जब x का मान क्या हो -1 से 1 के बीच में हो, तो वो क्या होती है श्रेणी जीपी अभिसारी होती है। ठीक है, अनंत वाली जीपी क्या होती है, वो जीपी या गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है अभिसारी, कब, जब x का मान क्या हो -1 से 1 के बीच में हो। समझ में आया, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। तो अपना आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच। अपसारी कब होता है, अपसारी जब होता है जब x का मान 1 या 1 से बड़ा हो या फिर 1 के बराबर हो। समझ में आया, तो अपने अपन को क्या पूछ रहा है, अभिसारी पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1 से 1 के -1 से 1 के बीच होती है, तभी वो अभिसारी होता है। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच, ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 0 टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर होल 10 dx। तो देखो इसका पहले हमको इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा, एक फॉर्मूला होता है बीटा mn बराबर गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m प्लस n dx। बीटा mn को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो ये दोनों बीटा mn के फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम इसको। 0 टू इन्फाइनाइट अलग अलग तोड़ लो, x की घात 2/1 + x की घात 10। ठीक है, आगे 0 टू इन्फाइनाइट x की घात 2 और 4 कितनी हो गई, गुणा करने पे 6, 1 + x की घात 10 dx। इतना समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा किया, 2 और 4 कितनी हो गई घात 6, x की घात 6/1 + x की पावर 10 dx। कुछ भी नहीं किया, बस अलग अलग ब्रेक किया है। आगे देखो अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगी 0 टू इन्फाइनाइट x की 3 - 1 लिख सकती हूँ 2 को मैं, और इसको क्या लिख सकती हूँ 1 + x की पावर 3 + 7। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखते हैं अभी हम। इसको x की घात 7 - 1 + x की पावर 7 + 3 dx। समझ में आया। देखो x की पावर m-1 तो m क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, और 1 + x की पावर m प्लस n, तो m क्या है 3, तो 3 + 7 यानी m क्या हो गया 3, n क्या हो गया 7, यानी इस फॉर्म में बना लिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे m क्या है 7, m यहाँ पे क्या है 7, और m प्लस n, m 7 है और n क्या हो गया 3। ठीक है, तो m प्लस n। इतना समझ में आया। x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m प्लस n। अब देखो अब क्या करेंगे हम, ये क्या होता है गामा m गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, ऐसे ये गामा 7 गामा 3 अपॉन गामा m प्लस n यानी गामा 7 + 3, इसको क्या बोलते हैं गामा। समझ में आया। अब देखो दोनों सेम है, तो 2 × गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आया। अब देखो नीचे वाले को मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ ना, जैसे गामा 10, इसको अगर मैं खोलूँगी तो कैसे होगा, इसका प्रसार कैसे होगा, 10 में से 1 छोड़ दो, 10 को तो छोड़ दो और उसके आगे इससे छोटी संख्या देखो 9 8 7। अब इसको अपन 7 गामा 7 कैसे लिखेंगे, 7 गामा 7, यानी इसका प्रसार कैसे लिखते हैं, जब गामा का जो कोई फंक्शन होता है उसको कैसे खोलते हैं, 1 छोड़ दो, 10 से 1 छोड़ दो, 9 8 7, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, 7 के बाद में गामा 7 उसी का गामा लगाएंगे, इस तरीके से इसको खोलते हैं ना। तो गामा 10 को क्या लिख दिया मैंने 9 8 7 गामा 7। समझ में आया। गामा 3 इधर ऑलरेडी है, गामा 7 है, तो गामा 7 से क्या, गामा 7 से गामा 7 क्या हो गया, कट गया ना। समझ में आया। 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। अब देखो 3 को, गामा 3 को खोलेंगे तो क्या आएगा 2 1, उससे एक छोटी करके 2 × 1 है ना, तो 2 × 1, और गामा 7 से गामा 7 कट गया, 9 × 8 × 7। अब इसको आपस में काट दो, 2 दूनी 4, 4 को 8 से काटा 2 आ गया ना, तो 2
2 9 18, 18 7 126। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/126 का क्या हो गया आंसर। समझ में आया, 1/126 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a+x/a-x की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y दोनों का अंडर रूट कर लो पहले, तो दोनों साइड है ना, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, a+x/a-x। वक्र की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पहले मैंने अंडर रूट कर दिया कुछ, ठीक है। और ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, a का भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया, a का भाग दे दिया, यानी अचर पद का भाग दे दिया, क्या यानी 1+x की फॉर्म में बना लिया ना, 1 - x/a। समझ में आया इतना, यानी मैंने a का भाग दे दिया ऊपर नीचे। अब y बराबर ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया 1+x/a की पावर 1/2, और ये क्या हो गया 1 - x/a की पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या किया मैंने, एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, अंडर रूट मत लो पहले आप, ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा। ऐसे करो पहले, वाई स्क्वायर बराबर क्या करो, एक्स स्क्वायर a+x/a-x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे पहले a से भाग दे लो, 1+x/a 1 - x/a, ठीक है, a से भाग दे लिया। अब क्या करो, अब अंडर रूट लो आप, y बराबर x 1+x/a, इसकी पावर 1/2, 1 - x/a की पावर 1/2। समझ में आया। अब क्या किया, y बराबर x 1+x/a की पावर 1/2, 1 - x/a की पावर 1/2। समझ में आया इतना, यानी पहले a से भाग दे लिया, फिर बाद में अंडर रूट किया है ना। अब y बराबर x इंटू ये क्या हो गया 1+nx, 1+x की पावर n क्या होता है, 1+x की पावर n में कुछ होता है, तो 1+nx आता है पहला टर्म, है ना। तो 1+nx यानी n क्या हो गया 1/2, 1/2 इंटू एक्स वाई प्लस डैश डैश डैश, एक्सपेंशन कर लिया द्विपद से, है ना। और ये ऊपर जाके इसकी घात ये क्या हो गई थी, यहाँ पे माइनस, है ना, ऊपर जाके घात माइनस। तो 1 - x की पावर अगर -n होता है तो क्या होता है 1+nx, ऐसे खुलता है ना ये। तो इस हिसाब से हमने इसको भी खोल लिया, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 1 + 1/2 x/a प्लस डैश डैश डैश। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूँगी, x 1 को 1 से गुणा किया, 1/2 x/a को 1 से गुणा किया, 1/2 x से 1/2। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया, 1/2 x/a को इससे गुणा किया, 1/2 x से 1/, है ना। इसको इससे किया 1/2 x/a, ये 2 बार आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या आ गए x/a, क्या आ गए x/a, ठीक है। और एक आगे डैश डैश डैश। समझ में आया, आगे पदों को हमने छोड़ दिया ना। अब x + x² प्लस डैश डैश डैश। अब एक मैक्लेरिन प्रमेय होती है ना, वो आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। क्या होती है मैक्लेरिन प्रमेय, मैक्लेरिन प्रमेय होती है क्या, y बराबर px + qx² प्लस डैश डैश डैश। तो वक्रता त्रिज्या रो बराबर कितनी होती है 1 + p² की पावर 3/2/q। अगर मैक्लेरिन प्रमेय ये है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है 1 + p² की पावर 3/2/q। तो देखो ये px की फॉर्म में है, तो यहाँ पे p बराबर तो qx² 2 होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूँ, नीचे भी 2 से गुणा कर दूँ और ऊपर भी 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है। कर दिया ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो देखो अब मैक्लेरिन प्रमेय की फॉर्म बन गई। तो देखो आपस में कंपेयर करो, यहाँ पे px तो p बराबर तो क्या हो गया 1, p बराबर क्या आ गया 1। अब qx² 2, x² है फैक्टोरियल 2 है ना, ठीक है। और q की वैल्यू क्या हो गई 2/a। देखो qx², तो q तो क्या आ गया 2/a, है ना। qx² 2 की फॉर्म में ना, इसको आप ऐसे देख सकते हो, दोबारा से लिख लो एक बार आप, y बराबर x × 1, ठीक है, 2/a यानी q x² 2 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो, अब इसको कंपेयर करो तो देखो p बराबर तो कितनी आ गई 1, है ना, p बराबर क्या आ गया 1, है ना। y बराबर
एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2/a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। बस कुछ नहीं किया, लिखा है बस। तो मैक्लेरिन प्रमेय क्या होती है? मैक्लेरिन प्रमेय क्या होती है? y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। इससे कंपेयर कर लो तो p बराबर तो क्या आ गया, एक्स इंटू वन, तो ये क्या आ गया x1, और q बराबर क्या आ गया 2/a। कंपेयर कर लो आपस में ना, तो q की वैल्यू क्या आ गई 2/a। इधर देखो px, ठीक है, तो p की वैल्यू 1, क्यू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो q की वैल्यू 2/a, q की वैल्यू 2/a है ना। तो मैक्लेरिन प्रमेय में अगर ये मैक्लेरिन प्रमेय होती है तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है 1 प्लस पी स्क्वायर की घात 3/2, 1 प्लस पी स्क्वायर की घात 3/2/q। ये क्या होती है वक्रता त्रिज्या मैक्लेरिन प्रमेय के हिसाब से, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ना। तो यहाँ पे रो बराबर क्या आ गई, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या आ गई 1 प्लस पी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन q अपॉन यानी 2/a। तो क्या आ गया 2 की घात 3/2 यानी 2 की घात 3/2/2/a। तो 2 की घात 3/2 का मतलब क्या है, 2 की घात 3/2 का मतलब है 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 1/2, है ना। 3/2 को अपन ऐसे लिखते हैं ना 1 प्लस 1/2, तो 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1/2, 2, और a ऊपर चल गया तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया √a। तो अपनी वक्रता त्रिज्या ये क्या आ गई √2a। तो अपनी जो वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या आ गई √2a। आंसर क्या आ गया √2a। ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया, √2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस √2a, ठीक है, रो बराबर प्लस माइनस √2a या फिर √2a, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में n+1 n+2 डैश 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 2n इसकी पावर अपॉन n की पावर n इसकी पावर 1 अपॉन n। तो देखो ये कैसे करेंगे, एक हमको पता है यदि एक वो होती है रियल के अंदर एक वो होती है थ्योरम होती है क्या, यदि अनुक्रम के अंदर होता है, यदि xn धनात्मक पदों का अनुक्रम है, यदि xn क्या है धनात्मक पदों का अनुक्रम है, ठीक है, xn धनात्मक पदों का अनुक्रम है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर जाई हो ना, जाई को अग्रसर होता है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की पावर 1 अपॉन n, ये भी क्या होता है जाई। यानी रियल का एक नियम है, यदि कोई अनुक्रम है धनात्मक पदों का अनुक्रम है xn, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर जाई है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की पावर xn की घात 1 अपॉन n भी क्या होगा जाई होगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, लिमिट n, तो यहाँ पे देखो xn क्या है, यहाँ पे xn अनुक्रम xn क्या है यहाँ पे n+1 n+2 डैश 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 2n अपॉन n की पावर n, ये क्या xn है। तो मैं क्या निकाल लेती हूँ xn प्लस 1 अपॉन xn, ठीक है। तो पहले मैं xn को थोड़ा सा इसको फॉर्म में लिख देती हूँ अलग ना, n+1 n+2, ठीक है, डैश डैश डैश, लास्ट में n 2n को क्या लिख सकती हूँ मैं n+n, है ना, ठीक है, इतना लिख दिया। अब n+1 n+2, ठीक है, xn को लिख रहा हूँ अभी मैं ना, डैश डैश डैश। अब n+n से जस्ट छोटा कितना हो जाएगा n+n-1, ठीक है, n+n था अगला पद, उससे पहला पद कौन सा हो जाएगा, देखो n+n था, यहाँ पे n है तो इससे पहला पद क्या हो जाएगा n+n-1, और इससे पहला पद n+n-2। समझ में आया, यानी ये वाला चेंज करते जाएंगे, ये लास्ट वाला n, फिर इससे छोटा n-1, इससे छोटा n-2। समझ में आया, तो इससे छोटा वाला पद कितना हो गया n+n-2। इतना समझ में आया। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल xn को ही बस चेंज करके लिखा है ना, xn 2n है, यहाँ पे xn है ना, ये n+1 n+2 डैश डैश 2n अपॉन n की पावर n है। तो मैंने इसको क्या किया n+1 n+2 इंटू 2n को क्या लिख दिया n+n। अब इसके पहले वाले पद लिखने के लिए तोड़ दिया मैंने इसको, तो पहले वाले पद कैसे लिखूंगी n+1 n+2 डैश 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 n+n, इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा n+n-1, ये n है
तो इससे पहला पद एक कम करके n-1, तो n प्लस n-1। अब इससे भी एक कम पद कौन सा हो जाएगा, n तो ऐसे कैसे आएगा प्लस, n तो देखो सब में ऐसे कैसे आ रहा है, ये n है तो इधर एक कम पद n-1, इधर n-2, तो इससे पहला वाला पद क्या हो जाएगा, n प्लस n-2। समझ में आया। अब xn+1 क्या हो जाएगा, देखो xn+1 क्या हो जाएगा, n+2 n+3 डैश डैश डैश, इसमें सब में जितने भी n हो उसमें +1 करते जाओ। तो देखो n में +1 कर दिया और इस n में +1 कर दिया और -2 की जगह -2, ठीक है। n में +1 कर दिया, n की जगह n+1 कर दिया और -1, n की जगह +1 कर दिया, n की जगह +1 कर दिया, n+1, यानी n की जगह n+1 लिख दो और कुछ नहीं करना। क्या करना है, n की जगह n+1 लिखना है xn+1 के लिए, और कुछ नहीं किया ना। अब ये देखो n, यहाँ पे n की जगह क्या लिख दिया, n+1, इस n की जगह क्या लिख दिया, n+1, और -2 का -2, n की जगह क्या लिख दिया, n+1, n की जगह क्या लिख दिया, n+1, -1 का -1, n की जगह क्या लिख दिया, n+1, इस n की जगह क्या लिख दिया, n+1, ठीक है। n की जगह n+1, इस n की जगह n+1। समझ में आया। अब देखो n+2 n+3 डैश डैश डैश, आगे 2n, आगे 2n+1 2n+2 अपॉन n+1 की पावर n+1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूँगी, xn+1 अपॉन xn, क्या करना है मेरे को, xn+1 अपॉन xn। तो देखो यहीं से काट लेते एक बार के लिए ना, xn+1 अपॉन xn करेंगे ना, तो देखो n+2 n+2 n+3 आपस में कट जाएंगे, या फिर यहीं पे लिख के बता देती हूँ, आपको नहीं आए तो समझ, n+2 n+3 डैश डैश डैश, कितने 2n 2n+1 2n+2, ठीक है, अपॉन कितना है n+1 की पावर n+1, और नीचे क्या है इसकी xn है ना, तो xn भी लिख लो ना, कितना n+1 n+2 डैश डैश डैश, ठीक है। समझ में आया, ये मैंने पूरा इसलिए लिखा था आपको समझ में आ जाए ना, बाकी आप बाद में करोगे ना तो आपको अपने आप आता जाएगा प्रैक्टिस से। आगे xn+1 अपॉन xn, अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो ना। अब देखो यहाँ पे देखो n+2 से लेके ये कहाँ तक है 2n, n+2 से लेके 2n है ना, और इसमें भी n+2 से लेके 2n, ये आपस में क्या कट जाएगा, कट जाएगा ना, n+2 से लेके 2n आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा, केवल ये वाला पद बच गया, और ये बच गया, और ये बच गया, और ये बच गया। समझ में आया। तो देखो इनको लिख लो सिर्फ 2n+1 2n+2 अपॉन n+1 की पावर n+1 इंटू n की पावर n अपॉन n+1। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या 2 कॉमन आ गया, तो क्या आया n+1, इसको n+1 की पावर n इंटू n+1 n की पावर n अपॉन n+1, ठीक है। n+1 से n+1 कट गया, 2n+1 अपॉन ये इससे कट गया 2n+1 2n+1 सॉरी n+1 n+1 n से कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया देखो, अब n की पावर n का भाग दे दिया ऊपर नीचे ना, ऊपर नीचे इसका भाग दे दिया n की पावर n का ना, तो 1+1 अपॉन n की पावर n हट गया, n की पावर n हट गया उधर से, और इधर n की पावर n+1 क्या एक बच गया नीचे, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, एक वापस से एक n का भाग दे दो ऊपर नीचे, तो 1+1 अपॉन n की पावर n 1+1 अपॉन n। समझ में आया। अब क्या कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट लगा दो ना, इधर ही लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, इधर लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट xn+1 अपॉन xn, ठीक है, xn+1 अपॉन xn। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 2 इंटू 2, और ये हमको पता है ये क्या हो गया ई, ये 1, ये ई कैसे हुआ,
क्योंकि हमको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1/n की पावर n है ना, ये होता है। तो क्या होता है ये e की पावर fx इंटू e की पावर 1/n इंटू n, ठीक है। तो e हो गया ये, तो यहाँ पे ये क्या हो गया e, तो ये क्या आ गया आंसर अपना 4/e। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn + 1/xn, अगर ये कितना आता है जाई आता है ना, जाई 4/e, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की पावर 1/n, वो भी क्या आएगा 4/e। तो अपने क्वेश्चन का जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर कितना आ गया 4/e आंसर। ये दोबारा से क्वेश्चन देख लो इधर। तो ये अपने लिए देखो, ये पूरा अपने लिए क्या xn की पावर 1/n है, ठीक है। तो इसकी पावर xn की पावर 1/n, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या आ गई 4/e। अपना आंसर क्या आ गया 4/e। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। समुच्चय ए में अहम अवयव है, वह समुच्चय बी में n अवयव है। तो f इज डिफाइन a टू b में परिभाषित फलनों की कुल संख्या n की पावर m होगी। एक ही की फलनों की संख्या npm होगी यदि m का मान n से छोटा है या बराबर है, और m का मान अगर n से बड़ा है तो एक ही की फलनों की संख्या 0 होगी। और आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, आच्छादक फलनों की संख्या 0 होगी यदि m का मान n से छोटा है तो, और m का मान n के बराबर है या बड़ा है तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी समीशन r बराबर 1 to n, समीशन r बराबर 1 to n -1 की पावर n माइनस r, ठीक है, NCR और r की पावर m, r की पावर क्या m। तो बिल्कुल सही बात है। जब a से b में कोई समुच्चय a से b में कोई फलन परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, और a में क्या m अवयव है, b में कितने n अवयव है, तो कुल फलनों की संख्या क्या होती है n की पावर m, n की पावर m। ये बिल्कुल सही बात है। एक की फलनों की संख्या क्या होती है, अगर m का मान n से छोटा या बराबर है तो एक की फलनों की संख्या npm होती है, ठीक है, npm होती है। और m का मान n से बड़ा है तो एक की फलनों की संख्या 0 है। बिल्कुल सही बात है। आच्छादक फलनों की संख्या, m का मान n से छोटा है तो आच्छादित फलनों की संख्या क्या होती है 0 होती है, 0 होती है। m का मान n के बराबर है या बड़ा है तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होती है समीशन r बराबर 1 to n -1 की पावर n माइनस r, उसके बाद में NCR, फिर r की पावर m। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे कथन क्या, सब सारे कथन सारे के सारे क्या है सत्य है। समझ में आया। ये सारे के सारे कथन क्या है, एक तरीके से सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दोगे, ये सारे कथन क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, a + b + c बराबर पाई, तो समीशन 10a/2 10b/2 इसका मान क्या होगा। तो देखो समीशन 10a/2 10b/2 का मतलब क्या है 10a/2 10b/2 + 10b/2 इंटू 10c/2 + 10c/2 इंटू 10a/2 बराबर 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इनका इस पूरे की वैल्यू क्या होगी इसकी 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। आपको डायरेक्ट याद करनी है। a + b + c बराबर पाई हो तो 10a/2 इंटू 10b/2 + 10b/2 इंटू 10c/2 + 10c/2 इंटू 10a/2 क्या हो जाएगा 1। तो अपना आंसर क्या हो गया 1। समझ में आया। अपना आंसर कितना हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखो, समुच्चय S में n अवयव है, तो समुच्चय S में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी। अगर समुच्चय S में n अवयव है तो समुच्चय S में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी n की पावर n²। क्या होगी n की पावर n²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी किसी समुच्चय में n अवयव है तो समुच्चय S में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी n की घात n²। अगला क्वेश्चन देखो, tan² थीटा + cot² थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमको पता है कि समांतर माध्य है, समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके गुणोत्तर माध्य के ना। समांतर माध्य हमेशा क्या होता है बड़ा होता है या फिर बराबर होता है किसके गुणोत्तर माध्य के ना। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। AM > GM, यानी समांतर माध्य या तो बड़ा होता है या बराबर होता है किसके गुणोत्तर माध्य के ना। तो हमने इसका समांतर माध्य निकाल लो एक बार। तो tan² + cot² थीटा / 2 ये क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके इनके गुणोत्तर माध्य के। गुणोत्तर माध्य क्या होता है tan² थीटा इंटू cot √a भी होता है। तो a क्या है tan² थीटा, b क्या है cot² थीटा, ठीक है। तो ये गुणोत्तर माध्य हो गया tan² थीटा इंटू cot² थीटा। तो क्या हो गया ये tan² थीटा + cot² थीटा
अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1/10 थीटा। कॉट स्क्वायर क्या होता है 1/10, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1। समझ में आया। तो इधर क्या आ गया, इधर 1 आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसका न्यूनतम मान क्या आ गया 2, आंसर क्या आ गया 2। और समझ में आया, आंसर कितना आ गया 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रुप जी स्टार में ऑर्डर ऑफ ए बराबर 12, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 30। तो इसके लिए आपको पहले यानी ऑर्डर ऑफ ए यानी अवयव ए की कोटि कितनी दे रखी है, अवयव ए का ऑर्डर या अवयव ए की कोटि 12 दे रखी है। तो ए की पावर 30 की कोटि या ए की पावर 30 का ऑर्डर याद करना है ना। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कैसे, अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमको एम दे रखा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन कैसे पता करेंगे हम, एम अपॉन एम व एन का एस सी एफ, क्या एम और एन का एस सी एफ। समझ में आया, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ ए की घात एन क्या हो जाएगी, एम अपॉन एन का एस सी एफ, यानी ऑर्डर ऑफ ए अपॉन एन का एस सी एफ। समझ में आया, एम और एन का एस सी एफ यहाँ महत्तम समावर्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 30 क्या हो जाएगी एम, यहाँ पे देखो एम क्या है यहाँ पे 12, यानी ऑर्डर ऑफ ए एम बराबर क्या है 12 और एन बराबर क्या है 30। ए की पावर 30 ना, हमको क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 30, तो एन क्या हो गया 30, तो एम अपॉन एम और एन का एस सी एफ यानी ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया 12, उसके बाद में 12 व 30 का क्या एच सी एफ, क्या महत्तम समावर्त है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 12 बराबर क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3, ठीक है, और 30 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन क्या है इनमें 2 3 6, केवल 6 कॉमन है, तो इनका एस सी एफ क्या आ गया महत्तम समावर्त है, एस सी एफ क्या आ गया 6 आ गया। समझ में आया। तो इनका एस सी एफ या महत्तम समावर्त है 6 आ गया, 6 में 12 का भाग दिया 2, तो इसकी कोटि कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 30 की कोटि कितनी आ गई 2। इसका आंसर कितना हो गया 2। समझ में आया, आंसर कितना आया इसका 2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, यदि पी ए व पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं है, यदि पी ए व पी बी ओ केंद्र वाले, ये ओ क्या है वृत्त का केंद्र है, क्या है वृत्त का केंद्र है, तो ओ ए और ओ बी क्या होगी इसकी त्रिज्या, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी बनाओ। तो देखो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, जब भी आपको यहाँ पे केंद्र दे रखा हो, ये त्रिज्याएं दे रखी हो आपस में बराबर, और ये वाला कोण पता करना हो, तो ये कोण क्या होता है, जो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है ये थीटा होता है, और ये क्या होता है इसका आधा होता है, ये क्या होगा θ/2 होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 25 डिग्री है ना। इसको आपको डिटेल में नहीं जाना, आप डायरेक्ट याद रखो इसको। इसका आंसर एंगल ओ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/2 या फिर 25 डिग्री। आंसर क्या हो गया 25 डिग्री। समझ में आया, यानी ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा θ/2, ये भी कितना है वही सेम θ/2, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज तल पर खड़ी है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 देखो ना ये। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तो मैंने क्या किया, एक्स यहाँ पे क्या कर दिया साइन 1/x/2। इसको देखो ऐसे क्यों किया, अभी अब बताते हैं ना। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर नीचे ये मैंने x/2 से नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, साइन 1/x/2। इतना समझ में आया। और उसके बाद में 2 को बाहर निकाल लिया। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट x/2 साइन 1/x/2। अब देखो ये एक फॉर्म बन गई है, इधर देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कैपिटल एक्स साइन 1/X। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन कैपिटल एक्स साइन 1/X। इस फॉर्म में बन गया ये। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 2 को 1 से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया 2। समझ में आया। तो देखो 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया आंसर अपना क्या आ गया 2।
क्योंकि क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन 1/x, ये क्या होता है, एक, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है ना। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन 1/x की वैल्यू 1 होती है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है इसका, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन 2/x, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। तो मैंने इसको क्या कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया साइन एक्स के फॉर्मूले से। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्सपेंशन या प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो एक्स क्या है यहाँ पे, कैपिटल एक्स क्या है, 2/x है। तो साइन एक्स के फॉर्मूले के हिसाब से हमने ओपन कर दिया इसको, क्योंकि साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, 2/x है। तो 2/x यानी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश। समझ में आया, ये एक्स एक्स कट गया, 2/x² 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश। तो क्या आ गया, 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x² प्लस डैश डैश। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे केवल क्या बच गया, 2। तो अपना क्या आ गया, 2 आंसर। ऐसे प्रसार कर से भी कर सकते हो, यहाँ पर इससे भी कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट क्या कहा गया, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और एक्स साइन 1/x बराबर क्या होता है, 1। इसके हिसाब से भी कर सकते हो या प्रसार करके, दोनों जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है।